गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा करंट अफेयर्स का नया लेक्चर है जिसमें हम करंट अफेयर्स के कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, पॉइंट पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से फोकस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए गए। बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन 8 अगस्त तक किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के इनमें एथलीट भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वो नेशन शामिल होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, यानी ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, जहाँ ब्रिटेन का शासन रहा है, वो कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। और इन देशों का क्या होता है, खेलों का आयोजन होता है जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। इनका शुभंकर जो होता है वो पेरी द बुल है। इन खेलों का शुभंकर था पेरी द बुल। इसे 10 साल की लड़की ने क्या किया, डिजाइन किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पहला ऐसा इवेंट होगा जहां खेलों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। एकदम इको फ्रेंडली आयोजन किया गया है। कैसा आयोजन किया गया है? खेलों का इको फ्रेंडली आयोजन किया गया है। हम आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इन खेलों में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीटों ने क्या किया है, 19 प्रतिस्पर्धाओं में 280 पदकों के लिए भाग लिया है। 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीटों ने 19 प्रतिस्पर्धाएं जो स्पोर्ट्स होते हैं उनकी 19 प्रतिस्पर्धाओं में 280 पदकों के लिए इन्होंने भाग लिया है। भारत का जो दल गया है उसमें 215 सदस्य हैं। भारत में कितने, 215 खिलाड़ी गए खेलने के लिए 16 प्रतिस्पर्धाओं में। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु भारतीय दल का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। जो स्टार्टिंग में जो नेतृत्व करता होता है सारे खिलाड़ियों का, और वो PV सिंधु को बनाया गया है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। 1930 से हर 4 साल बाद क्या किया जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या प्रबंधन विकास संस्थान। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक 2022 का विमोचन किसने किया है? हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान, जिसे हम IMD बोलते हैं, उसके द्वारा वार्षिक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक जारी की गई है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है। इसकी जो रिपोर्ट आई है, ईयर बुक आई है, उसके अनुसार भारत जो है एशिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेज वृद्धि भारत में दर्ज की गई है। भारत में 43 में से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। 43 टोटल देशों में से भारत 37वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण था आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि। यह सूचकांक जो है 4 कारकों की जांच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को क्या करता है, मापता है। तो 4 कौन कौन से सूचकांक हैं? पहला है आर्थिक प्रदर्शन, यानी उनका इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रह रहा है। सरकारी दक्षता, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, व्यापार दक्षता, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्स गतिविधियाँ होती हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इस आधार पर इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। IMD जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक पहली बार उसने 1989 में जारी की थी।
यानी 1989 में पहली बार इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था। यह देशों के दीर्घकालिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी दक्षताओं का प्रबंधन के आधार पर क्या करती है, विश्लेषण करती है और उनको रैंक प्रदान करती है। डेनमार्क जो है 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। 63 देशों में डेनमार्क कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया है। तो फर्स्ट डेनमार्क है, सेकंड स्विट्जरलैंड है और भारत अपना 37वें स्थान पर है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है। आपको बताना है कि भारत की विविधता के संदर्भ में ये क्या है, पक्षी हैं, प्राइमेट हैं, सरीसृप हैं या फिर उभयचर हैं। देखते हैं हम। हाल ही में अंटार्कटिक महासागर की जो लोकल पक्षी प्रजातियाँ होती हैं, स्थानीय पक्षी प्रजातियाँ होती हैं, अल्बाट्रॉस को तमिलनाडु में देखा गया है। यानी अल्बाट्रॉस कहाँ की लोकल बर्ड्स है, अंटार्कटिक महासागर की। इसको अभी तमिलनाडु में देखा गया है। वह स्थान जहाँ अल्बाट्रॉस को देखा गया है वह जो पाक खाड़ी है ना, उसका हिस्सा है। तमिलनाडु श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी पड़ती है ना, तो पाक खाड़ी का हिस्सा है। और मन्नार खाड़ी के पास भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण क्या है, बर्ड एरिया, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है। लाइट मेटल अल्बाट्रॉस के बारे में जानेंगे हम। यह अपना अधिकांश जीवन क्या करते हैं, उड़ने में बिताती है। पक्षी क्या करते हैं, ज़्यादातर उड़ते ही रहते हैं। व्यापक रूप से समुद्री क्षेत्र में जीवन बिताने के साथ साथ लाइट मेटल अल्बाट्रॉस जो हैं दक्षिणी महासागर में एक परध्रुवीय वितरण को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। 1998 के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में इनकी कितनी प्रजनन जोड़ियां मौजूद हैं, 21,600 प्रजनन जोड़ियां किसकी, अल्बाट्रॉस पक्षी की, जो कि अंटार्कटिक महासागर का लोकल पक्षी है। अभी तमिलनाडु में ये पाक की खाड़ी में देखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको निकटतम संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है ना। IUCN की लिस्ट जो श्रेणी होती है, रेड लिस्ट होती है, उसमें 9 स्थान हैं, उनमें से एक स्थान है निकट संकटग्रस्त श्रेणी, जिसमें अल्बाट्रॉस को क्या है, रखा गया है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, दिल्ली, असम, कर्नाटक, गुजरात। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की सूचना जारी हो गई है। देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो है संयुक्त रूप से 22 जुलाई को गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर इसमें क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए। इन खेलों का आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा और भावनगर में किया जाएगा। यानी कि आपके 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, यानी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात राज्य में होंगे। गुजरात के किन जिलों में, गांधीनगर में, सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट, बड़ोदरा, भावनगर में। इन खेलों के लिए ध्येय वाक्य यानी जो मोटो होता है उसे बनाया गया है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी खेलों के जरिए एकता को सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये हमारे राष्ट्रीय खेलों का क्या है, ध्येय वाक्य है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहे हैं, जिसका ध्येय वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। आपको ये याद होना चाहिए। इसमें कुल 36 खेल हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल है, 36 ही खेल इसमें शामिल हैं जो राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में सर्वाधिक हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा खेल इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें योगासन और मल्लखम्ब को भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है। मल्लखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है, इसको राष्ट्रीय खेलों में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। राष्ट्रीय खेलों का जो लास्ट संस्करण हुआ था वो 2015 में केरल में हुआ था। यानी कि 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में 2015 में हुए थे। अब 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर तक। अब अगला प्रश्न है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन CCU के बारे में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है आपको, असत्य कथन। पहला इन्होंने बोला कि इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। दूसरा ये बोल रहा है कि यह सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। जो कोयला संबंधी जितना भी डाटा होता है, स्टैटिक्स होता है, तो उसका एक प्रमुख स्रोत है। यह कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति की सुनवाई करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां समय पर उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो हमें बताना कि इसमें असत्य कथन कौन है, देखते हैं हम। 1916 में स्थापित कोयला नियंत्रक का कार्यालय भारतीय कोयला क्षेत्र के सबसे पुराने कार्यालयों में से क्या है, एक है। इसके कार्य क्या है? कोयले की श्रेणी, ग्रेड, आकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों का क्या करता है, ये निरीक्षण करता है। और क्या करता है यह? विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक क्या है, मंथली कोयला डेटा प्रस्तुत करता है। कोयला युक्त क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत कोयला नियंत्रक इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी है। जो कोयला नियंत्रक होता है उसका क्या होता है, हेड होता है, जो कोयला आधारित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित होता है। किसी भी आपत्ति को सुनने हेतु ये सक्षम होता है। यह सुनिश्चित नहीं करता है कि कोयला खनन कंपनी निर्धारित समय में अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला पहुंचाती है। यानी इसका ये कारण नहीं है कि यह निर्धारित करे कि कोई भी कोयला खनन कंपनी है तो अंतिम उपभोक्ता तक निर्धारित समय में कोयला पहुंचाए। तो हमारा कौन सा कथन गलत हो गया? तो हमारा डी कथन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ये सही है कि इसकी 1916 में स्थापना हुई थी। ये भारत सरकार को कोयला स्टैटिक्स इन डाटा प्रदान करता है और कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति की सुनवाई करता है। लेकिन यह कोयला खनन कंपनियों पर समय समय पर उपभोक्ताओं को कोयला वितरण सुनिश्चित नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम इनको पूरा देख लेते हैं। ये युद्धाभ्यास है देशों के मध्य, सम्मिलित नहीं पूछा उसने। तो समुद्र शक्ति इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। सिम्बेक सिंगापुर सही है। जेब अल बहर कतर ये भी सही है। कॉन्कर शक्ति जापान गलत है ना। कॉन्कर शक्ति क्या है, जापान वाला गलत है। और हम देख लेते हैं इसका विस्तार से। हाल ही में क्या हुआ है, जापान का जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है और भारत का फोर्स है, 1 मिनट, भारत की जो नौसेना उनके बीच एक अभ्यास किया गया है, MPX समुद्र साझेदारी अभ्यास। इसलिए ये अभ्यास क्या है, चर्चा में है। तो हम अन्य अभ्यासों के बारे में भी देख लेते हैं। देखेंगे हम, मालाबार अभ्यास होता है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें बाद में शामिल हुआ है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच। जैर अल बहर भारत और कतर के बीच। जबकि कॉन्कर शक्ति जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा, बताइए। भारत, पाक, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो ICC महिला, जो ICC है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत 2025 में महिला विश्व कप की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। तो 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है, हमारा प्यारा भारत। भारत करीब 9 साल बाद 50 ओवर वाले महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। परिषद ने 2024 से 27 तक ICC प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए अन्य देशों का भी क्या कर दिया है, चयन कर दिया है। यानी महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में होगा। 2024 में कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। और 2027 में होगा श्रीलंका में। महिला T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में, 25वां हमारा होगा भारत में वनडे विश्व कप। और 27 वाला महिला T20 विश्व कप जो होगा वो श्रीलंका में होगा। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका करेगा। अब हम BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। यह देश में क्रिकेट के लिए क्या है, राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। कैसा निकाय है, नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है। इसका गठन दिसंबर 1928 में किया गया था। यह बोर्ड जो है तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत क्या है, पंजीकृत है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपसे सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, बताइए। 141वीं, 160वीं, 172वीं, 180वीं। मैं इस जगह फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रश्न सही नहीं पढ़ेंगे तो आंसर भी नहीं दे पाएंगे। पहली प्रायोरिटी प्रश्नों को सही से पढ़ना, दूसरी प्रायोरिटी ऑप्शन को सही से पढ़ना, तब आप आंसर अच्छे से देने में समर्थ होंगे। देखते हैं हम,
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत क्या है, सबसे नीचे रहा है। वियतनाम 178 पे रहा है, बांग्लादेश 177 पर रहा है, पाकिस्तान 176 पर रहा है। भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है 180 देशों में। यानी किस स्थान पर रहा है भारत? भारत ने 180वीं रैंक हासिल की है। सबसे निचले स्थान पर भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 180वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग से ये पता चलता है कि देश जो है पर्यावरणीय चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है? एक द्विवार्षिक सूचकांक, यानी प्रति 2 वर्ष पर क्या किया जाता है? ये जारी किया जाता है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा एल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है। यूके और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। डेनमार्क, यूके, फिनलैंड। तो भारत को 180वीं रैंक मिली है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाला ब्लू हेलमेट किससे संबंधित है? ब्लू हेलमेट शब्द किससे संबंधित है? परमाणु संयंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों से, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता प्रबंधन से, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों से, समुद्र प्रदूषण की समाप्ति के लिए निधि स्वयंसेवकों की पहल से। देखते हैं हम ब्लू हेलमेट क्यों चर्चा में है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर बीएसएफ के 2 जवानों की क्या हो गई है? मौत हो गई है। यूनाइटेड नेशंस का एक पीस मिशन रहता है, उसमें हर देश के सैनिक शामिल रहते हैं। तो कांगो में ये मिशन चल रहा था, वहाँ भारत के 2 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का आरंभ जो है 1948 में हुआ था। इसने अपने पहले ही मिशन में 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करना में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो होती है, पीस मिशन का रहता है, उसमें शांति सेना रहती है। मतलब जितने सैनिक रहते हैं उनका काम होता है कि शांति को स्थापित किया जाए। तो ये गृहयुद्ध और जाति हिंसा के शिकार देशों में क्या करते हैं? शांति की स्थापना करते हैं। 119 देशों के सैनिक, सेना के पर्यवेक्षक और सिविल पुलिस अधिकारी क्या इसमें शामिल होकर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1988 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इनका काम ही शांति की स्थापना करना है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि 1988 का शांति का नोबेल किसे मिला था? तो यूएन पीस मिशन को या यूएन पीस फोर्स को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, इसलिए ये ब्लू हेलमेट चर्चा में है। इस सेना की पहचान बन गई है ब्लू हेलमेट के नाम से। तो ब्लू हेलमेट अगर शब्द आता है तो सीधे से जो यूएन पीस मिशन के फोर्स होती है, जो सैनिक होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वे ब्लू रंग का हेलमेट पहनते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं होती है। शांति सेना के सदस्य जो होते हैं अपने देश की सेना के ही सदस्य रहते हैं। शांति सेना के रूप में कार्य करते समय सेना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभावी नियंत्रण में होती है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके पूरा कंट्रोल रहता है इस पर। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? बताएं। अभी चल रहा है ये ओलंपियाड। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। जल्दी बताएं फटाफट। 28 जुलाई से शुरू हुआ है शतरंज ओलंपियाड और 10 अगस्त 2022 को ख़त्म हो जाएगा। यह तमिलनाडु के चेन्नई में अभी चल रहा है, आयोजित हो रहा है। भारत में पहली बार किसी ओलंपियाड का क्या है? आयोजन किया जा रहा है। तो भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक। पहले इसका आयोजन मास्को, रूस में होना था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से मेजबानी का अधिकार क्या कर लिया गया है? वापस ले लिया गया है। रूस यूक्रेन का से काफ़ी 4-5 महीनों से चल रहा है। 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद यह भारत में आयोजित होने वाला दूसरा बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है। शतरंज ओलंपियाड प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली एक टीम प्रतियोगिता है, यानी हर 2 साल में इसका क्या होता है? आयोजन होता है। 189 देशों के भाग लेने के साथ यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। ठीक है।
189 देश इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे हम फिडे के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखें तो यह क्या है, खेल का शासी निकाय है। शतरंज की सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। 1999 में यह एनजीओ के रूप में गठित किया गया था। इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में क्या दी गई है, मान्यता दी गई आईओसी के द्वारा। फिडे का जो हेडक्वार्टर है वो लोसेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लोसेन स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और हम अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, चाइना, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश। सेकंड सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देखते हैं कौन है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 5 साल बाद एक बार फिर भारत जो है शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है, यानी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। एफएओ के अनुसार ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, गन्ना एक उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्राजील उत्पादन करता था, अब कौन बन गया है, भारत बन गया है। ब्राजील में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है और भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत अभी हाल ही में शीर्ष चीनी उत्पादक, भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है, भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। उसने यूपी को क्या छोड़ा, पीछे छोड़ा। और भारत गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद सेकेंड है। और भारत में अगर बात करें कि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो महाराष्ट्र में होता है, यूपी उसके बाद आता है। गन्ने की फसल के बारे में हम देख लेते हैं। गन्ना एक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाली फसल है और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो 100 से 500 सेमी वर्षा के इसके लिए आवश्यकता होती है। एक गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। 50 से 100 सेमी होनी चाहिए, है ना, ये गलत लिख गया है। इससे बलुई दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ताकि पानी का क्या ना हो, भराव ना हो मिट्टी में। अगर पानी का भराव हो जाता है तो गन्ने की फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, उसको नुकसान होता है ना। भारत शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकेंड है। ठीक है, यह चीनी गुड़, खांड, सारी और राव का क्या होता है, स्रोत होता है। गन्ने से चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, खांड, सारी और राव भी बनती है। तो गन्ना उत्पादन में यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकेंड है। और विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद सेकेंड दूसरा बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय की पहल है, बताएं। गृह मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो हाल ही में मिशन वात्सल्य या केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम दो प्रकार की स्कीम होती हैं। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है उसमें 100% फंडिंग सेंटर की होती है, केंद्र सरकार की होती है। जबकि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ फंडिंग केंद्र करता है, कुछ फंडिंग राज्य करती है। तो मिशन वात्सल्य के लिए क्या है, अभी नए रेगुलेशन मानदंड जारी किए गए हैं और यह मिशन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि 4,000 रुपये पर मासिक अनुदान दिया जाता है प्रति बच्चा परिवार, यानी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपये का मासिक अनुदान ग्रांट प्रदान किया जाता है। एक गैर संस्थागत देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है, यानी गैर संस्थागत देखभाल के लिए प्रति बच्चा परिवार यह अनुदान दिया जाता है। मिशन वात्सल्य राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी से जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, उसके तहत परिभाषित बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा को सहायता प्रदान की गई है। जो बच्चे होते हैं शोषण के शिकार होते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था 2015 में। तो उनके लिए 24x7 यानी मतलब होता है सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे तक ये सेवा आपको उपलब्ध रहेगी। 24x7 का मतलब ये होता है 24 आवर 7 डे, है ना। एक वीक में 7 डे होते हैं और पर डे 24 आवर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 24x7 हेल्पलाइन। इस योजना के में क्या होता है, जो प्रत्येक बच्चे होते हैं, किसी ने त्याग दिया हो, अनाथ कहीं छोड़ दिया हो, उनको बचाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम दत्तक ग्रहण एजेंसी, स्पेशल एडॉप्टेड
अडॉप्शन एजेंसी को बनाया जाएगा। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित किए गए, है ना। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ बनाई गई हैं, उनमें क्या है, पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित किए गए हैं जो प्रत्येक बच्चे उनकी देखभाल के लिए। देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लिंग ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग घरों सहित और उम्र के आधार पर अलग अलग घरों में क्या किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। विस्थापित परिवारों के साथ रहने वाले या पालक देखभाल में कमज़ोर बच्चों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनके परिवार विस्थापित हो चुके हैं, है ना, उनके साथ रहने वाले, या ऐसे बच्चे जिनके पालक कम देखभाल कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करते हुए क्या की जाएगी, फाइनेंशियल रिलीफ दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी उनको। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष आयत ओवर शूट डे की तारीख की घोषणा कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है। आयत ओवर शूट डे उस डे को बोलते हैं जब हम पृथ्वी के सारे जितने हमारे लिए एवरेज जो संसाधन होते हैं उनका हम जिस दिन पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं। मान लीजिए 365 दिन होते हैं, है ना, और हमारे लिए संसाधन की मात्रा, मान लो मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, 250 मिलियन टन है। ये 365 दिन के लिए थी, लेकिन मैंने 250 मिलियन टन संसाधनों का जो यूज है वो मैंने 200 दिन में ही पूरा कर लिया। तो जो 200 दिन जब समाप्त होगा, हमारा फाइनल होगा, तो उसको बोला जाएगा आयत ओवर शूट डे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। आयत ओवर शूट डे, 1 मिनट। आयत ओवर शूट डे की जो अवधारणा है, पहली बार यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू जेम्स के द्वारा दी गई थी। जो एंड्रयू जेम्स थे न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के, उन्होंने आयत ओवर शूट डे की अवधारणा दी थी। ये यूके से संबंधित थे। इन्होंने 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर पहला ग्लोबल आयत ओवर शूट डे अभियान शुरू किया था। यह दिवस जो है प्रतिवर्ष उस तारीख को चिन्हित करता है जब हम पृथ्वी द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का क्या कर चुके होते हैं, उपभोग कर चुके होते हैं। यानी पृथ्वी द्वारा पूरे साल के लिए जितने संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उनको हम जिस दिन पूर्णतः उपयोग कर चुके होते हैं उसे ही बोलते हैं आयत ओवर शूट डे। ठीक है, मान लीजिए आपको जो बोला जाए कि आपके लिए एक मंथ का राशन इतने 30 कुंटल है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक मंथ का राशन 30 कुंटल है। अब आप इसे कैसे भी खर्च करें, ठीक है, लेकिन एक मंथ में 30 दिन होते हैं और आपने ये 30 कुंटल को 20, मान लो जनवरी मंथ चल रहा है, 20 जनवरी को ही पूरा कर लिया, तो ये माना जाएगा कि जो संसाधन थे आपके, आपने उसको समय से पहले ख़त्म कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आयत ओवर शूट डे की अवधारणा लाई गई थी। यह गणना क्या है, ग्रह की जैव क्षमता, जो आयत ओवर शूट डे की गणना है वो ग्रह की जैव क्षमता, यानी उस पृथ्वी द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा को मनुष्यों के पारिस्थितिक पदचिन्ह उस वर्ष मानवता की मांग को विभाजित करके 365 से गुणा करके एक वर्ष में दिनों की संख्या की गणना द्वारा की जाती। मतलब ये है कि पृथ्वी में कितने संसाधन हैं और मनुष्य की मांग क्या है। समझ रहे बात को। मान लो मैंने 30 दिन का महीना था और आपने उस संसाधन 20 दिन में ख़त्म कर लिया, यानी आपकी मांग उससे ज़्यादा है, तो ये पारिस्थितिकी फुटप्रिंट को दर्शाती है। ठीक है, कि आपने वो संसाधन कितने दिन में खर्च कर लिए, इसलिए आयत ओवर शूट डे को मनाया जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। यह मूल रूप से अमेरिका, बेल्जियम और नीदरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है ना। जैसे नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, वैसे यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। यह उन 3 देशों में प्रत्येक में एक धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन के रूप में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इनकी प्रमुख रणनीति मजबूत पारिस्थितिक पदचिन्ह डेटा उपलब्ध कराना है। इनका कार्य है कि हम एक सटीक डेटा उपलब्ध कराएं कि पृथ्वी के संसाधनों का मनुष्य ने कब तक और कितना उपभोग कर लिया है। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि इनमें सम्मिलित कौन कौन सा। ये हाथी रिजर्व है, इनको आपको बताना कि कौन सा सम्मिलित है। ताकि नागालैंड, अनामुडी तमिलनाडु, शिवलितपुर आंध्र प्रदेश, सोनितपुर पंजाब में नहीं है। देखते हैं हम, है ना। हाथी परियोजना जो है एक केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कुछ फंडिंग केंद्र करेगा, कुछ फंडिंग राज्य करेगा। जैसे कि नॉर्मल राज्य होते हैं उनके लिए
75-25 का रहता है, ठीक है, या 50-50 का भी रहता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ केंद्र और राज्य की फंडिंग 90 और 10 के रेशियो में रहती है। तो इस तरीके से केंद्र डिसाइड करता है कि हमको कितनी फंडिंग करनी है। इसे हाथियों उनके आवास गलियारों की सुरक्षा के लिए 1992 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। हाथी परियोजना को 1992 में शुरू किया गया था। सोनितपुर टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी पहाड़ी जंगल में स्थित है। सोनितपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी पहाड़ी जंगल में स्थित है। और इटांकी वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड के कोहिमा में स्थित है। अन्नामुडी केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। अन्नामुडी क्या है, दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है, अन्नामुडी पर्वत है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, दक्षिणी भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे श्री बिलीपुतुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह तमिलनाडु में स्थित है। ओके, हुआ क्लियर आपको। जब चर्चा में रहती है तो इनके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में भारत की पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए किसको प्राप्त हुआ है, हम देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में क्या किया है, कार्यभार संभाला है। भारत की पहली महिला राजदूत हैं रुचिरा। उन्होंने टी.एस. त्रिमूर्ति की क्या ली है, जगह ली है, ठीक है। तो रुचिरा बनी है स्थायी प्रतिनिधि। चोनिरा बेलियप्पा भुतम्मा भारत की सिविल सेवा परीक्षाओं को पास करने वाली पहली महिला थी। वह भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। कौन, चोनिरा बेलियप्पा भुतम्मा। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा पास करने वाली पहली महिला होने का गौरव मिला उनको, और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला भी थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला भी थी। कौन, विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किस राज्य में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय पीएम ने गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज क्या किया है, लॉन्च किया है। IIBX इंटरनेशनल इंडियन बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड को 5 बाजार संस्थागत निवेशकों यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको, यानी CDSL, इंडिया INX, NSDL, NSE, M6 द्वारा क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। यह एक्सचेंज जो है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की क्या करेगा, बिक्री करेगा, ठीक है। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को क्या करेगा, बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा। तो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस, बीजिंग चीन, दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है भारत में स्थित है। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, भारत में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में। 29 जुलाई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, इसलिए चर्चा में रहा है। यह दुनिया के बाघों की आबादी की समझ आने वाले खतरों के प्रति क्या जागरूकता प्रसार के लिए मनाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में हुई थी। वो पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था, जिसमें टाइगर क्षेत्र वाले कुल 13 देशों ने ये लक्ष्य रखा था कि वे 2022 तक जंगली बाघों की आबादी कितनी कर लेंगे, दोगुनी यानी डबल कर लेंगे। फिर से सुन लीजिए, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी 2010 में, जिसमें पहली बार विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। और इसमें 13 देशों ने ये लक्ष्य भी रखा था कि हम 2022 तक अपने बाघों की संख्या को दोगुना कर लेंगे, और भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम की बात करें तो इसका गठन 1993 में न्यू दिल्ली में आयोजित बाघ संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुआ था। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ग्लोबल टाइगर फोरम एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है
सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो बाघों के संरक्षण के लिए देशों के सहयोग से क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो बाघों के संरक्षण के लिए तैयार देशों के सहयोग से स्थापित किया गया। यानी जी ऐसे देश जो बाघों के संरक्षण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनका एक समूह है ग्लोबल टाइगर फोरम। 1993 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ मैं कि जो एशियन टाइगर है वो IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दें। लेक्चर आपको कैसा लगा, है ना। लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों तक चीज़ें पहुँच पाएँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सकारात्मक वे में लेकर चलें। चुनौतियाँ सामने होती हैं, मैं मानती हूँ। कभी कभी तो बहुत भयानक रूप से हम परेशान होते हैं कि समझ नहीं आता कि रास्ता कैसे खोजें। लेकिन वही तो कंडीशन होती है जहाँ आपकी परीक्षा होती है कि आप अब कैसे रास्ता बनाएंगे। तो हमेशा सकारात्मक रहें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चलें। और आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। भाई बहन के पावन पर्व पर आप इस त्यौहार को एंजॉय करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।